नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर मुकेश आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके चैनल एस्ट्रो नक्षत्र 27 पर। दोस्तों, अभी मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं मिथुन राशि के जातकों के लिए मई महीने का मासिक राशिफल लेकर। मिथुन राशि के जातक बड़े चतुर, चालाक और बिजनेस माइंडेड होते हैं। चाहे आप नौकरी पेशा भी हो, आपका दिमाग बिल्कुल बिजनेसमैन की तरह चलता है। रिस्क लेते हैं, परफेक्शन से कार्य करते हैं, बड़े काइंड हार्टेड होते हैं। कुल मिलाकर संतुलित राशि। बट कमी सिर्फ यही रह जाती है कि आज का काम कल पर टालने की जो प्रवृत्ति होती है वो कहीं ना कहीं आपके लिए एक डिले ग्रेटिफिकेशन को लेकर आती है। चीजें मिलती है बट थोड़ा समय ले लेती है। अमूमन बुध प्रधान राशि के जो जातक होते हैं मानसिक रूप से वो काफी चतुर होते हैं। वाक्य चातुरता भी बड़े अपर लेवल की होती है। दोस्तों, मई के महीने में कोई बड़े गोचर नहीं है। शुक्र देव के 2 गोचर हैं, पहला 2 मई को, फिर 30 मई को, और मंगल देव 10 मई को अपना राशि परिवर्तन करेंगे। वहीं सूर्य देव जो कि हर महीने अपनी राशि बदलते हैं, वो भी आपके लाभ के भाव एकादश से निकलते हुए विदेश भाव में गोचर करेंगे। ये छोटे छोटे गोचर हैं, क्या फल होगा अभी समझाऊंगा। वहीं जो बड़े ग्रहों के गोचर होने थे वो हो चुके हैं इस वर्ष के 2.5 वर्षों के बाद। कर्म फलदाता शनि आपके भाग्य के भाव में पधारे हैं। आपके भाग्य को लगातार 2.5 वर्षों तक बल देते रहेंगे, 2025 तक। यहां पर आप बड़े भाग्यवान साबित हुए। शनिदेव का भाग्य के भाव में आना, और यूं कहे कि शनिदेव जैसे ग्रह का मूल त्रिकोण राशि में आपके भाग्य के भाव में आना, वो आपका एक बाय डिफॉल्ट लक का इन्हांस होना दिखाता है 2.5 वर्षों के लिए। हो सकता है आप बचपन से ये कहते रहे हो कि मेरा लक नहीं चलता, जो मिलता है मेहनत से मिलता है, परंतु शनिदेव कर्म फल दाता है। आप इस जन्म को देख रहे हो, पता नहीं वो कितने जन्मों को देख रहे हैं। रिजल्ट मिलेगा, भाग्य से आपके काम बनेंगे। ये गोचर बड़ा शानदार है। तो वो अपनी सर्वश्रेष्ठ स्थिति में 30 वर्षों के बाद अपनी मूल त्रिकोण राशि में आए हैं, तो आपके लिए ये 2.5 वर्ष का गोचर परफेक्ट। वहीं शनिदेव का ये गोचर आपके इनकम के लिए भी बड़ा अच्छा है। शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपके इनकम के भाव में गोचर कर रहे राहु के ऊपर है। वो अचानक लाभ को दिखाता है। ये लाभ अगर आप बिजनेसमैन है मिल सकता है, आप सरकारी नौकरी में है पदोन्नति मिल सकती है, राजनीतिज्ञों को लाभ मिल सकता है जो पॉलिटिक्स में है, क्योंकि राहु और शनि दोनों ही कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। न्याय के क्षेत्र से जुड़े हुए लोग जैसे जज हैं, एडवोकेट हैं, उन्हें एक बड़ा लाभ मिलता हुआ। वहीं 12 वर्षों के बाद अपनी राशि मीन को छोड़ते हुए आपके कर्म भाव से निकलते हुए देवगुरु बृहस्पति का गोचर एकादश भाव में हुआ। एकादश भाव होता क्या, पहले ये समझ लीजिए। अभी वहां बहुत ऊर्जा है। मिथुन राशि के जातकों, वहां पर बहुत ऊर्जा है। वहां राहु है, गुरु है, बुध है, सूर्य उच्च के चल रहे हैं। पूरे 1 साल के सबसे सर्वश्रेष्ठ समय को आप अभी एंजॉय कर रहे हैं। सूर्य उच्च का जब एकादश में होता है तो सरकारी नौकरी में अगर आप हैं पदोन्नति मिल सकती है। कई जो स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ाई कर रहे थे, सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे थे, उनके लिए ये वक्त सोने पे सुहागा। वहीं बृहस्पति का आ जाना बिल्कुल सरकारी नौकरी के योग के ऊपर स्टैंप लगा देता है, अगर आप पढ़ाई करने में अच्छे हैं। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं कि गोचर आ गया तो जो कुछ पढ़ाई भी नहीं कर रहा, जो अपना प्रयास नहीं कर रहा, वो बैठे बिठाए वो सरकारी नौकरी हो जाएगा। नहीं, जो उससे डिजर्व करते हैं ये गोचर उन्हें सपोर्ट कर देगा। बृहस्पति गोचर के विज्ञान के अनुसार 11वें भाव में बहुत अच्छे फल देते हैं।
आप यूं कह सकते हैं कि पिछले 12 वर्षों में यह वक्त ऐसा आया है जिसमें आप मई से लेकर अगले मई तक 1 साल तक बेहतरीन लाभ कमाएंगे जो आपने पिछले 12 वर्षों से नहीं कमाया था। कहते हैं ना 12 वर्षों में तो अच्छे अच्छे के दिन बदल जाते हैं, तो ये 12 वर्षों वाला गोचर वही है। देवगुरु बृहस्पति जब लाभ के भाव में आ गए तो जिंदगी में कोई भी ऐसा लाभ नहीं रह जाता है जो नहीं हो सकता, पॉसिबिलिटी बन जाती है। अब आप जैसे कर्म कर रहे होंगे वैसा लाभ मिलेगा, राइट। किसी न किसी का कोई लक्ष्य तो होगा, उसके लिए आप कोशिश कर रहे होंगे, कर्म कर रहे होंगे, प्रयास कर रहे होंगे, मिल जाएगा लाभ। शनिदेव लक लेके बैठे हैं और बृहस्पति देव आगे लाभ देने के लिए, वहां राहु भी बैठा है पहले से। जबरदस्त संजोग, बहुत अच्छा। बृहस्पति देव आपके एकादश भाव में बैठे हैं, नंबर 11 भाव में। वहां से उनकी 5वीं दृष्टि जाएगी आपके 3rd हाउस पे। 3rd हाउस क्या है? पराक्रम का भाव, मेंटल क्रिएशन और मानसिक स्थिरता का भाव। और गुरु है क्या? विचारों का निर्माण, क्रिएशन। जब भी कोई बड़ी से बड़ी दुनिया में बिल्डिंग खड़ी होती है ना, तो उसका पहले एक मैप बनाया जाता है और वो मैप यहां से कागजों पे उतारा जाता है, जो ब्लूप्रिंट बनता है। तो सबसे पहले जो ब्लूप्रिंट बनता है वो हमारे माइंड में बनता है। और ये किसकी देन है? बृहस्पति, विचार, क्रिएशन। तो अभी आप जो बृहस्पति के गोचर में 1 साल तक जो विचारों का जो क्रिएशन करेंगे और उसे कर्म रूपी धरातल पर एग्जीक्यूट कर देंगे, शनिदेव स्टैंप लगा देंगे। शनिदेव की 7वीं दृष्टि भी वही है। कहते हैं जिंदगी में जब बड़ी से बड़ी घटना, जीवन, मृत्यु, संतान का जन्म इत्यादि होते हैं तो शनि और गुरु दोनों का आशीर्वाद चाहिए, जो कि आपके 3रे भाव को मिल रहा है। बहुत अच्छा संजोग, डबल अप्रूवल। और मई के महीने में जबरदस्त एडवांटेज लेते हुए वहीं के लॉर्ड होते हुए सूर्यदेव उच्च के 15 दिन आपके एकादश भाव में रहेंगे और वहां से फिर गोचर करते हुए आपके 12वें भाव में वृषभ राशि में गोचर करेंगे। 12वें भाव में सूर्य का गोचर ज्यादा अच्छा तो नहीं बोला गया है गोचर विज्ञान के अनुसार, लेकिन कोई ग्रह अगर अभी अपने बल में है तो 12वें भाव की सुरक्षा को भी दिखाता है। मतलब जो आपका खर्चा हो रहा था, खर्च पे नियंत्रण आएगा, क्योंकि एक बली ग्रह है, क्योंकि अभी मेष राशि से निकले हैं। तो जब भी कोई ग्रह अपने उच्च राशि के आसपास होता है तो उसके अंदर बल होता है। तो ऐसा नहीं है कि सूर्यदेव 12वें में जाएंगे तो आपका कोई नुकसान हो जाएगा, नहीं। 1-1 महीने के गोचर होते हैं, जब तक आप समझ पाते हैं गोचर बदल जाते हैं। अच्छे वक्त का फायदा लीजिए, ये फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट होते हैं, तो इनके गोचर का अगर बेनिफिट लेना है तो आपको अपनी जिंदगी में कर्मशील होना होगा। इसीलिए तो कहते हैं कि ये दुनिया ही कर्मयोगियों की है, क्योंकि गोचर में सारे ग्रह इतने फास्ट मूव कर रहे हैं। अब सूर्य तो 1-1 महीना है, वही छोटा लग रहा है, उसके पहले चंद्रमा मन सो जाए थे, विचार का कारक 2.5 दिन में अपने घर को बदलता है, सारे ग्रहों से युतियां करता रहता है, हमारे विचारों को फ्लक्चुएट करता रहता है, मूड को स्विंग करता रहता है, ऊपर नीचे होता रहता है। क्या संसार बनाया भगवान ने। वहीं बृहस्पति देव की 7वीं और सीधी दृष्टि जाएगी 5म भाव पर, प्यार के भाव पे, शिक्षा के भाव पे, संतान के भाव पे। बृहस्पति संतान के कारक है, जिन्हें संतान चाहिए थे संतान की प्राप्ति हो सकती है। विद्यार्थियों के लिए अच्छा समय, कंसंट्रेशन बनेगा, क्योंकि पहले राहु अकेले थे वहां पे, 7म दृष्टि दे रहे थे, वहां केतु विराजमान है। थोड़ा कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम आ रही थी विद्यार्थियों को। देवगुरु बृहस्पति के जाते के साथ वो चीजें संभलेंगी। विदेशी शिक्षा के योग बनेंगे, विद्यार्थी विदेश जाना चाहते हैं, विदेश जाने के संजोग बनेंगे। अगर जाना चाहते हैं, अच्छा समय, 1 वर्ष के अंदर आप जा सकते हैं, आपके लिए योगा योग बने हुए। वहीं शुक्र की राशि को दृष्टि कर रहे हैं और शुक्र अभी मालव्य राजयोग में थे 2 तारीख तक। वहां से 2 मई को, जो मई का पहला गोचर होगा, स्थिति को बदलते हुए लगन भाव में आपके जन्म चंद्रमा पर गोचर करेंगे, जो शास्त्र के अनुसार बहुत ही बढ़िया माना जाता है। प्यार का कारक, शादी विवाह का कारक, प्राण शक्ति, जीवन शक्ति, परफेक्शन का कारक। हर व्यक्ति जो अपने कार्य को बखूबी अंजाम देता, जो ये बखूबी वर्ड, परफेक्शन वर्ड आता है ना, वो शुक्र की देन होती है ना। बृहस्पति ने दिया विचार,
शुक्र ने दिया परफेक्शन। लाइफ हमेशा आगे बढ़ने का नाम है। गुरु ने बोला घर बना, आपने बोला हाँ जी ये ऐसा ऐसा घर चाहिए। अब शुक्र क्या बोलेगा? सिर्फ घर ही नहीं, घर तो बनवा दिया बृहस्पति ने, शुक्र क्या बोलेगा? इसे लग्जरी हाउस में बदल दो। वहां की भौतिक सुख संपदा है, केवल दीवार बनने से तो घर नहीं बनेगा ना। एसी, चकाचक मार्वल्स, सुविधाएं, झूमर, लाइटिंग, जो घर को सुंदर बनाती है वो क्या है? शुक्र। मंगल क्या हो गया? वहां की जमीन, है ना। तो हर ग्रह का अपना एक अलग व्यक्तित्व है, एक उसको देने का जो सिस्टम है उनका। तो प्रथम भाव में शुक्र का गोचर शास्त्रों के अनुसार जो बताया गया है वो ये है कि सभी प्रकार का आनंद, सभी प्रकार के सुख, स्त्री वर्ग से मित्रता, यानी कि ये कुछ ऐसा समय रहेगा 28 दिन, 2 मई से लेकर 30 मई तक, जिसमें कि पहले वहां गोचर करे मंगल से 2 से 10 तारीख तक मंगल और शुक्र की युति भी होगी, जो कि आपके जुनून और जोश को दिखाता है। तो यहां पे कहीं ना कहीं स्त्री वर्ग से संबंध को ये गोचर दिखा रहा है। कुछ लोगों के यहाँ पे अनैतिक संबंधों को भी ये हवा दे सकती है ये गोचर। नैतिकता का दामन संभाल कर रखें। प्यार मोहब्बत वाले मामले में 2 से 10 मई और 30 मई से लेकर पूरा जून बहुत जबरदस्त सपोर्टिव बना हुआ है। राहु एकादश भाव में, पंचमेश होता हुआ शुक्र लगन से कंजक्शन कर रहा है। पंचम भाव का स्वामी यानी पंचमेश लगन में, 7वीं राशि का स्वामी लगन में, 5+1। अगर आप किसी से प्यार करते हैं, 2 मई को शुक्र के आते ही अगर आप अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, बढ़ा सकते हैं, बात बन जाएगी। कारण और भी है। बृहस्पति की दृष्टि की बात करो, बृहस्पति से दृष्ट है और राहु भी सामने बैठ के दृष्ट कर रहा है। इसको कहते हैं अंतरजातीय विवाह। सामाजिक व्यवस्थाओं से हटकर भी अगर आप लोग विवाह करना चाहते हैं कर सकते हैं। जैसे उम्र में डिफरेंस हो, पारिवारिक स्तर में डिफरेंस हो, फिर भी ये शादियां हो सकती है। देश के बाहर शादी करना चाहें, एनआरआई से शादी करना चाहे, वो भी संभावना है। प्यार शादी में बदल सकता है। क्यों? क्योंकि 7वीं दृष्टि पंचम पे है और 9वीं दृष्टि बृहस्पति की क्या है? 7वें भाव पे, जो शादी का भाव है, और उनकी अपनी ही राशि है, नंबर 9 लिखा है वहां। और कोई ग्रह जब अपनी ही राशि को देखता है तो उसमें और मजबूती आ जाती है। तो बृहस्पति का गोचर पिछले 12 वर्षों में आपके लिए, खासकर मिथुन राशि के जातकों के लिए, पूरे 12 राशियों में सर्वश्रेष्ठ मानता हूं। अगर आप मिथुन राशि के जातक हैं, मैं ये जो वीडियो आपके सामने अभी बना रहा हूं, ये जन्म चंद्रमा पर आधारित है। जिसका लगन मिथुन है वो भी देख सकते हैं, उसके लिए भी एप्लीकेबल होगा। तो बारी बारी से समझाया मैंने। शनि का गोचर बढ़िया आपके लिए, राइट। बृहस्पति का गोचर बढ़िया, दृष्टि भी समझा दी, शनि की दृष्टि भी समझा दी। शुक्र पहले भाव में मंगल से युति करेंगे 10 दिन, वो भी मैंने आपको बता दिया। स्त्री वर्ग से मित्रता भी होगी, प्यार है तो संबंध आगे भी बढ़ेगा, और किसी स्त्री से लाभ भी मिल सकता है। अगर आप अकेले थे तो आपको आपके जिंदगी में आपके पार्टनर का आगमन होने का समय। तो आप अपनी भावनाओं को सामने वाले को व्यक्त करें। 2 मई से 10 मई तक योगायोग बने हुए हैं। ईश्वर करे आपका काम बन जाए। बढ़िया गोचर। लेकिन हमेशा अपने ड्रीम्स को, लक्ष्य को चेस करते रहें। जिंदगी में हर चीजें चलती रहती है, बट सबसे सर्वोपरि है आपका लक्ष्य। क्योंकि जिंदगी में हमेशा जो वक्त है ना, बहुत कीमती है। वक्त जो है उसमें इतनी क्षमता है कि आपको हर पल वो वक्त देता है कि आप अपनी जिंदगी बदल पाओ। लेकिन अगर आप उसको मिस करते जाते हो, आप अवसरों को आप छोड़ते जाते हो,
तो जिंदगी के जो अंतिम पड़ाव पे जब आपकी उम्र एक बार निकल जाती है अवसरों को हिट करने की, तो फिर वक्त नहीं मिलता। तो वक्त ही वक्त देता है जिंदगी बदलने का। लेकिन यहां आपको सोचना पड़ेगा कि आप क्या चाहते हैं। अगला गोचर मंगल का 10 मई को जो होने वाला है, अभी मंगल आपके लगन पे जन्म चंद्रमा पर गोचर कर रहे हैं। आपने देखा होगा पिछले कुछ समय से आपकी आती हुई डील अटक रही होगी। डील्स आई, लग रहा था ये हो जाएगा। रियल एस्टेट्स में अगर आप हैं या बिजनेसमैन हैं तो आप ये महसूस कर सकते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड भी महसूस कर सकते हैं, जो अपने टैलेंट से खा रहे हैं, मतलब डेली मेहनत कर रहे हैं। उन्हें पता है नौकरी में तो जो है चलो स्टैटिक नौकरी है, चलो मंगल लगन में तो पावर को रिप्रेजेंट करता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जो बिजनेस में है, जो डेली पैसों का आदान प्रदान करते हैं, शेयर मार्केट का काम करते हैं, मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट में है, या कोई भी जिनका डेली का ट्रांजैक्शन है पैसों से लेके, डील्स जिसे कह सकते हैं, पिछले एक महीने में आपने नोटिस किया होगा खासकर डील्स के मामले में कि डील्स आई लेकिन वो स्लिप कर गई। अचानक से वो रिजेक्ट हो गए कि चलो थोड़ी दिनों के बाद हम करते हैं, मतलब वो कहीं ना कहीं रुक गई। ये मंगल का प्रभाव था। अब मंगल आपके सेकंड हाउस में जाएंगे। गोचर के विज्ञान के अनुसार ये गोचर अच्छा नहीं, गोचर के अनुसार भी अच्छा नहीं। सेकंड हाउस क्या है? वाणी का। आपकी वाणी कड़वी हो जाएगी, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देंगे, या ऐसे में बहुत सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि वाणी से लगा हुआ घाव जल्दी भरता नहीं। और वाणी से ही कहते हैं ना कि अगर आपकी वाणी मीठी है तो आप मिर्ची भी बेच दोगे, लेकिन अगर आपकी वाणी तीखी है तो शहद भी नहीं बेच पाओगे। वाणी, मंगल जाएगा, अग्नि तत्व है, लड़ाई झगड़ा ना हो जाए इसका ध्यान रखिएगा। एग्रेशन में कुछ बोलना नहीं। आपकी वाणी से लड़ाई झगड़ा होने का योग दिखाता हुआ यह गोचर वहीं थोड़ा सा धन के नुकसान को भी दिखा रहा है, मतलब लिक्विडिटी को थोड़ा सा कहीं ना कहीं डैमेज कर रहा है। देखो बृहस्पति, सूर्य, बुध सब लाभ देने के लिए बैठे हैं, जो अभी मैंने बात की, लेकिन सारे ग्रह पॉजिटिव नहीं होते ना, आपकी कुंडली में कुछ ग्रह नेगेटिव भी हैं। तो मैं दोनों को समझा रहा हूं कि वो सारे लाभ देंगे, आप आगे बढ़ते रहो, लेकिन ये मंगल आपको बाधा देने के लिए बैठा है। इसको संतुलित करना है। वो लाभ अगर लेना है तो इसको संतुलित करना पड़ेगा। नहीं तो बृहस्पति उधर आपको अचीवमेंट दे रहे हैं, जी आपका प्रमोशन हो जाएगा, प्रमोशन हो जाएगा। शनि भी आशीर्वाद दे रहे हैं, सूर्य भी उच्च के हुए पड़े हैं, और मंगल ने क्या की, वहां पे कुछ ना कुछ लगा दिया अड़चन। तो यहां पे अपने वाणी को संयमित रखना है। और मंगल कहां पे गड़बड़ी करेगा? आपकी वाणी से ही गड़बड़ी करेगा। धन की हानि करवा सकता है, थोड़ी बहुत कहीं पे डील रोकने की कोशिश कर सकता है। तो यहां पे इसको कैसे मैनेज करें? मंगल जहां गोचर करने वाले हैं 10 मई को, है आपका सेकंड हाउस, लिक्विडिटी हाउस। लेकिन नंबर कौन सी है, राशि कौन सी है? 4। और कर्क राशि में मंगल हो जाते हैं नीच के। हर राशि में 45 दिन अमूमन मंगल रहते हैं। इस बार जो कर्क राशि में जाएंगे अमूमन 51 डेज का गोचर है। थोड़ा बहुत दिन ऊपर नीचे कभी कभार ग्रहों की गति के अनुसार हो जाता है, तो एक लंबा गोचर। ऐसे में आपको मंगल की विशेष पूजा करनी चाहिए, मंगल शांति के उपाय करने चाहिए, क्योंकि मंगल अगर सेकंड हाउस में है तो अष्टम को दृष्टि करेगा, चौथी दृष्टि आपके पंचम पर डालेगा, और 8वीं दृष्टि आपके लक पे डालेगा, शनि पे डालेगा, जो कि शनि और मंगल में 36 का आंकड़ा है। तो जहां पे शनि भाग्य दे रहे हैं, मंगल की दृष्टि बोलेगी उसको। जैसे मान लो भाग्य से क्या हो सकता है, आपकी लॉटरी निकल सकती। अब मंगल ने वहां दृष्टि डाल दी तो भाग्य को खंडित करने की कोशिश कर रहा है। अभी मैंने क्या बोला, प्यार मोहब्बत शादी में बदल जाएगी, बहुत अच्छा टाइम, शुक्र भी सपोर्ट कर रहा है। अब मंगल की दृष्टि पंचम पे भी जा रही है, तो ये उस तरह से बात आ गई कि आपके सारे काम सारे गोचर बना रहे हैं।
इवन की क्रूर ग्रह राहु केतु भी बना रहे हैं, शनि भी बना रहे हैं, बृहस्पति भी पोजीशन में, शुक्र भी, बुध भी, सारे अच्छे पोजीशन में, सिर्फ एक ग्रह नेगेटिव और वो भी नीच का। इसका विशेष ध्यान रखिएगा। 8 ग्रह आपके पक्ष में है, एक ग्रह आपके खिलाफ है, लेकिन ये बहुत बलवान है। अगर आपने सावधानी नहीं रखी तो ये 8 प्लैनेट पे भारी पड़ सकता है। तो कैसे रखे? देखिए, मंगल ग्रह के अधिपत्य देवता हो गए शंकर भगवान के बेटे कार्तिकेय जी, जिनको साउथ इंडिया में मुरुगन स्वामी कहते हैं, है ना, मोर पे बैठे हुए देखा होगा आपने। प्लस शंकर भगवान की पूजा कीजिए। अगर लगन पत्रिका के अनुसार मंगल शुभ नहीं है तो मंगल के दान कीजिए। दोस्तों, इसी बीच मंगल और शुक्र का जो ये संबंध होने वाला है, इसका आपको बेनिफिट लेना चाहिए। शुक्र कहां के स्वामी है? विदेश के स्वामी, व्यय भाव के स्वामी और पंचमेश भी है, त्रिकोण के स्वामी भी हैं आपके, है ना। वो कंजक्ट करेंगे मंगल के साथ। और मंगल कहां के स्वामी है आपके? इनकम के भाव के स्वामी और छठे भाव के स्वामी, रोग शत्रु ऋण और लाभ के स्वामी, दोनों का मिलन होगा। अब मंगल है ऊर्जा, ब्लड, शारीरिक ऊर्जा, और शुक्र है प्राण शक्ति। दोनों मिलते हैं तो जोश और जुनून की सीमा नहीं रहती। ऐसे ही योगा योग में कोई जुनूनी व्यक्ति हो ना, तो वो कुछ भी हासिल कर सकता है। व्यक्ति में जुनून ला देता है, जिद ला देता है। मंगल थोड़ा नीच का हो रहा है तो यहां पे जिद और अहंकार में बड़ा बहुत ही पतली लकीर है। इसका ध्यान रखिएगा। जिद होनी अच्छी बात है लक्ष्य प्राप्ति के लिए, अहंकार नहीं होना चाहिए अपनी सफलता का, कि मैं ही सब कुछ हूं। रावण नहीं बनना, है ना। व्यक्ति वही है जो डाउन टू अर्थ रहता हुआ अपनी मंजिल को भी पाए, जिंदगी में खुद को भी खुश रखे, अपनी पत्नी को खुश रखे, अपने बच्चों को खुश रखे, अपने आसपास के लोगों को सकारात्मक ऊर्जा दें, हंसते रहे, हंसाते रहे। यही जीवन है। ऐसा नहीं कि खुद भी नकारात्मक एनर्जी से घिरे हैं, डिप्रेशन में घिरे हैं, और जो आपके साथ आता है, जो आपके साथ बैठता है, उससे भी आप नकारात्मक कर रहे हैं। जिसका इंतजार करते हैं लोग कि ये आए मेरे घर पे, काश मेरे घर पे आए ये चाय पीने। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि घर में आ भी जाए तो सोचते हैं कि कब जाएगा ये बंदा। तो ऐसा ना बने। गोचर बहुत अच्छा, इसका आनंद लें, इसका बेनिफिट लें, और मंगल शुक्र के ये जुनून भरे योग का 2 से 10 तक और पूरे जून तक आपको क्या करना है? लक्ष्य के प्रति समर्पित हो जाए, अटेम्प्ट करें, जुनूनी हो जाएं। वहीं मंगल शुक्र का संबंध हमेशा जब हुआ है, आपके बॉडी में कहीं ना कहीं सेक्सुअल एक्टिविटीज की वृद्धि करता है, जिसके कारण अनैतिकता संभव है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर संभव है, या कहीं ना कहीं आपको गलत दिशा में भी ले जा सकती है। अगर आप अनमैरिड हैं तो आपको कहीं ना कहीं अपनी नैतिकता, अपने संस्कारों को संभालते हुए इस गोचर से गुजरना होगा, इनके योगा योगों से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि हर प्लैनेट का अपना एक इफेक्ट होता है। मंगल अभी नीच के हैं तो ऐसी चीजें होने की संभावना थोड़ी ज्यादा प्रबल होती है। तो हमें बस इन ऊर्जाओं को मैनेज करना है, कहीं कोई गलती नहीं करनी है जिससे कि हमारे चरित्र पर, हमारे मान सम्मान पे कोई भी आघात पहुंचे। योगा योग होते हैं, हम इसे अपने कर्म से रोक सकते हैं। मान लो किसी की पत्रिका में संतान होने के योग है, चलो 5 संतान होने के योग है, लेकिन कर्म कैसे रोल करता है? अगर मान लो वो बंदा शादी ही ना करे, शादी के भी योग है लेकिन बोले कि नहीं जी मुझे तो करना ही नहीं, तो कहां से वो संतान होगी? राइट। उसी तरीके से आपकी कुंडली में हो सकता है अमिताभ बच्चन से भी ज्यादा बड़े योग हो, अंबानी से भी बड़े ज्यादा योग हो, टाटा जी से भी ज्यादा बड़े योग हो, पैसा कमाने के, बड़ा बनने के, नाम कमाने के, शोहरत कमाने के। लेकिन सिर्फ योग होने से नहीं होता है, हमें उसके लिए प्रयास भी करना होता है।
कोई भी सफल व्यक्ति है, लोग उसकी सफलता को देखकर खुश होते रहते, तालियां बजाते रहते, लेकिन उसकी सफलता के पीछे कितनी कुर्बानियां हैं, कितने संघर्ष हैं, कितने एफर्ट्स हैं, कितने डिप्रेशन हैं, कितने फेलियर्स हैं, ये नहीं देखता कोई कि उस बंदे ने अपने बुरे वक्त में क्या क्या किया। तो अगर आपको भी आगे बढ़ना है, लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, मैं हर महीने ये वीडियो क्यों बनाता हूं? आपके लिए गोचर को समझाने के लिए कि वक्त अच्छा है, कौन से प्लेनेट बुरा प्रभाव दे रहे हैं, कौन सा प्लेनेट अच्छा प्रभाव दे रहे हैं, ताकि उनकी ऊर्जाओं को समझते हुए आप अपना एक भी दिन ना गंवाएं। क्योंकि आप ऊर्जाओं को समझेंगे नहीं। मान लो मंगल शुक्र की युति हो रही है, आपको लक्ष्य के लिए मैंने आपको बोल दिया कि ये करना है जी, अब वही ऊर्जा को लेकर आओ और अपनी पत्नी से लड़ाई करने लगो, घर में लड़ाई और कलेश का वातावरण बना दो। जिसके घर में पहले से कुछ वाद विवाद चल रहा था, जाकर डाइवोर्स ले लो जी, जाकर कोर्ट मुकदमे तक पहुंच जाओ। मंगल शुक्र आपका संबंध बना रहा है कहीं ना कहीं प्यार करने का, शादी करने का। आपने किसी को धोखा दे दिया, किसी का शारीरिक शोषण कर लिया। दोनों रूप है ना योगा योग के, दोनों रूप है। हर जगह आपका कर्मा रोल करता है। आपको मैं क्या बता रहा हूं, डायरेक्शन ऐसा हो सकता है। जब वो चीजें आपके साथ हैपन होंगी तो आपको क्या करना है? आपको डिसाइड करना है कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है आपके लिए। वही आपका व्यक्तित्व बनाती है। आपका निर्णय ही आपका व्यक्तित्व बनाती है, आपको एक इंसान बनाती है, आपको एक सक्सेसफुल इंसान बनाती है। तो मई के महीने में कुल मिलाकर शुक्र के ये 2 गोचर, मंगल का 10 मई का गोचर जो कि नीच के हो जाएंगे। मंगल को अगर व्यवस्थित रखना है तो उनके बीज मंत्रों का जाप करना ना भूले। ओम क्राम क्रीम क्रौम स्व भौमाय नमः। मैं दोबारा आपको रिपीट कर रहा हूं। वहीं सूर्य देव का गोचर, गोचर के विज्ञान के अनुसार 3, 6, 10 और 11 भाव में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। 11वें भाव में मिथुन राशि के लिए सर्वश्रेष्ठ, सबसे ऊपर। क्यों? वहां पे मेष राशि बन रही है और मेष राशि में सूर्य उच्च के हो जाते हैं। तो एकादश भाव में तो हर राशियों के लिए कभी भी सूर्य जाएंगे तो अच्छा ही फल मिलेगा, लेकिन आपके लिए सबसे ज्यादा मिलेगा क्योंकि वहां उच्च के एकादश में। हर राशि को तो नहीं मिलेगा ना कि एकादश में गए तो उच्च के ही हो जाएंगे, वो तो सिर्फ मेष में ही उच्च के होंगे। तो 11वें भाव में मंगल की राशि यानी कि नंबर 1 मेष राशि कहां रहती है? सिर्फ और सिर्फ मिथुन राशि के जातकों की। तो सिर्फ आप ही यहां पर सबसे ज्यादा भाग्यवान है सूर्य के गोचर को भी लेकर। 1 मई से 15 मई तक सिर्फ वो एकादश भाव में है। 15 दिन बीत चुके हैं, अब आपने फायदा नहीं लिया, इसमें मेरा कोई फॉल्ट नहीं। मैं तो बार बार आपको यह समझा रहा हूं। आगे भी ऐसे गोचर होंगे, लेकिन अगर आप बेनिफिट नहीं लेंगे इसमें मेरा कोई दोष नहीं। गुरु आ चुके हैं, 1 मई से अगले 1 मई तक पूरे 1 साल रहेंगे। शनिदेव 2 साल और रहेंगे भाग्य के भाव में, लेकिन उनका रहना नहीं रहना, किसी भी गोचर का कहीं भी चले जाना, सब कुछ डिपेंड करता है उसका आपने क्या बेनिफिट लिया। नहीं तो गोचर तो चलायमान है, आप हैं तब भी, नहीं रहेंगे तब भी, आपका जन्म नहीं हुआ था तब भी, और आपके जन्म के बाद भी गोचर चलायमान रहेगा, रहा था, रहेगा। इसी गोचर ने किसी को अमिताभ बच्चन बना दिया, किसी को प्रेसिडेंट बना दिया, किसी को प्रधानमंत्री बना दिया, किसी को अपनी जिंदगी में सबसे कामयाब बना दिया। और जो नहीं करने वाले होंगे, वो चाहे कोई भी गोचर आ जाए, कुछ भी हो जाए, उनके साथ तब तक कुछ नहीं होगा जब तक कि वो खुद नींद से जाग नहीं जाते हैं, अपने आप को समझ नहीं लेते। अंत में दोस्तों यही कहना चाहूंगा कि हर इंसान में शक्ति होती है। जब माता सीता को ढूंढने हनुमान जी को समंदर के पार जाना था तो उन्होंने कहा कि कैसे पार करूं मैं? तब जामवंत ने उन्हें याद दिलाया कि आप सक्षम हैं, कि आप समंदर पार कर सकते हैं। तो उन्होंने अपनी शक्ति को पहचाना, अपनी शक्ति का आह्वान किया और उस समंदर के पार गए और प्रभु का कार्य किया। उसी तरीके से हम इंसानों में भी सब छिपी हुई शक्तियां हैं, लेकिन उसे हमें बर्निंग डिजायर में कन्वर्ट करना होता है।
एक है हमारा लक्ष्य, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, आईटी में जाना है। वो तो हर कोई सपना देख लेता है, हर कोई पढ़ाई भी करता है, लेकिन उससे काम नहीं चलता। काम कैसे चलेगा? मान लो मैंने आपकी गर्दन को पकड़कर पानी में डुबो दिया, 30 सेकंड तक आपकी सांसें उखड़ने लगी, तब मैंने आपको छोड़ा। उस समय जब आप पानी से बाहर निकलेंगे तो पहली आवश्यकता क्या रहेगी? भरपूर सांस लेना अपने जीवन के लिए। सांस तो हर कोई लेता है, लेकिन वो जो पहली सांस लेंगे आप 30 सेकंड के बाद पानी से निकलने के लिए, वो आपके जीवन के लिए अति आवश्यक होगी। अर्ज। तो वैसे ही जिंदगी में अगर आपको किसी भी फील्ड में कामयाब होना है, किसी भी फील्ड में, तो आपके अंदर सिर्फ लक्ष्य या डेस्टिनेशन या एक कागज पे लिखा हुआ कोई वो नहीं होना चाहिए कि जी हमें ये करना है। आपके अंदर भी वो बर्निंग डिजायर, वो अर्ज होना चाहिए, फिर सफलता कहां दूर। तो दोस्तों, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि मई का गोचर आपके जीवन में एक माइलस्टोन के रूप में अपने आप को दर्ज करके विदा हो, मैं आपसे अनुमति चाहूंगा। और आप लोगों से विनती है कि अगर आप पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो लाइक करें और अपने मित्रों के लिए शेयर भी अवश्य करें। बहुत ही जल्द मिलता हूं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार मित्रों।